नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको देश और दुनिया में जोरदार तरीके से मनाए गए दीपावली के त्योहार के बारे में बताएंगे। लोगों ने अयोध्या में सरयू के जगमग तट देखे तो श्रीनगर के लाल चौक पर भी अभूतपूर्व दिवाली का जश्न देखा। घर आंगन, चौक चौराहे से लेकर सोशल मीडिया तक दिवाली के दिए और रील्स के रिकॉर्ड से रोशन हो गए। राम आएंगे वाली रील ने तो कई कीर्तिमान बना दिए हैं। सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन, सजावट, दिए, गिफ्ट, मीम्स छाए रहे और दिवाली की इस सॉफ्ट पावर को दुनिया ने खुले मन से स्वीकार किया और इसका जश्न मनाया। और इस दिवाली भारत के लोगों ने 5,40,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ये दुनिया के 86 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। आज हमारे साथ देखिए कि किस अंदाज में देश और दुनिया ने भगवान श्री राम का स्वागत किया। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली दिखाएंगे, जो उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी देश के सैनिकों के बीच मनाई। इस बार प्रधानमंत्री मोदी भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे थे। आईएनएस विक्रांत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरे पाकिस्तान में खौफ पैदा कर दिया था। तो पीएम मोदी के इस दौरे के बाद अब गांधी परिवार की उन छुट्टियों को लेकर विराट जंग छिड़ गई है जो उसने आईएनएस विराट पर मनाई थी। आज आपको बताएंगे कि आखिर आईएनएस विराट पर गांधी परिवार के छुट्टी मनाने और इसे टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने का सच क्या है। इसके बाद आपको ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़मैनी के सलाहकार अली शामखानी का पाखंड दिखाएंगे। ईरान वो देश है जहां महिलाओं पर हिजाब को लेकर सख्त नियम लागू हैं और उनके सिर के बाल दिखने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये वीडियो देखिए, ये तस्वीर देखकर आप समझ रहे होंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अली शामखानी की बेटी ने ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ है। साथ ही शामखानी की पत्नी भी गाउन में बिना हिजाब के नजर आ रही हैं, जबकि शामखानी ने ही ईरान में हिजाब कानून थोपने में बड़ी भूमिका निभाई। सवाल ये है कि क्या हिजाब और पर्दे वाली ये पाबंदी सिर्फ आम महिलाओं के लिए है और सत्ता के करीबी परिवार की महिलाओं पर यह लागू नहीं होता है? दूसरों के लिए धर्म और खुद के लिए एक स्वस्थ जीवन, उनको नर्क में ढकेलना और खुद के लिए यह तय करना कि आप क्या करना चाहते हैं, उनकी मर्जी पर अपनी मर्जी थोपना और अपने ऊपर खुद की मर्जी चलाना। और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी? आज मैं पुलिस स्मृति दिवस पर उन पुलिस कर्मियों के बलिदान और योगदान के बारे में बताऊंगी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस के बारे में समाज में एक नकारात्मक छवि बनाई है, जबकि ये वो लोग हैं जो समाज में रहकर समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए अपनी खुशी, अपनी छुट्टी, अपना त्योहार और अपना परिवार भी भूल जाते हैं। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जो बदलाव की एक पूरी यात्रा को बयां करते हैं। इनमें एक वीडियो श्रीनगर के लाल चौक में मनाई गई दिवाली के जश्न की है और दूसरा वीडियो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के सरयू तट का, सरयू घाट का है, जहां 26 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये तस्वीरें आज सामान्य लगेंगी कि भाई अब तो हर साल ही हो रहा है, लेकिन इन सामान्य हालात के लिए भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 1990 और 2000 के दशक में दिवाली से पहले हर साल श्रीनगर में आतंकवादी संगठनों की तरफ से ये धमकियां दी जाती थी कि लाल चौक पर दिवाली का जश्न मना कर देखा, नहीं मनाया जा सकता। और जश्न तो दूर की बात है, आतंकवादी लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराने पर जान से मारने की बातें करते थे। इसी तरह साल 2017 से पहले तक अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का कोई कार्यक्रम नहीं होता था। और अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या में कुछ साल पहले तक दिवाली के मौके पर सरयू नदी के घाट सूने थे और उस वक्त यह भी माना जाता था कि अयोध्या में दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का कार्यक्रम करने से सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एक नया बदलाव की शुरुआत हुई और आज आप साल 2025 में इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ श्रीनगर के लाल चौक पर दिवाली के जगमगाते दियों से ऑपरेशन सिंदूर और जय भारत लिखा है। ये लाल चौक की तस्वीर है जहां पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दमखम की चर्चा है, दीपों से जमीन पर लिख दिया गया है। कौन कल्पना कर सकता था कि श्रीनगर के लाल चौक में हम ऐसा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अयोध्या में सरयू नदी के अलग अलग घाट पर 26,17,000 दिए जलाए गए, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज ये दोनों तस्वीरें नए भारत की नई कहानी को बयां करती हैं।
तो आज हमने इन तस्वीरों से अपने विश्लेषण की शुरुआत इसलिए की ताकि हम आपको ये बता सकें कि ये बदलाव भारत के लिए कितने मायने रखता है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है, जहां लगभग हर राज्य, हर शहर, हर गांव की अपनी एक बोली है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं, और इन परंपराओं को जो त्योहार एक माला में पिरोता है वो दिवाली का त्योहार है। दिवाली या दीपावली का आर्थिक शब्द होता है दीपों की पंक्ति या रोशनी की श्रृंखला। और आज अगर आप भारत के अलग अलग शहरों में आए इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको हमारा ये पूरा देश रोशनी की एक श्रृंखला के रूप में ही नजर आएगा। देखिए, वैसे तो देखिए तो क्षेत्रीय रूप से कई ऐसे त्योहार हैं जो अलग अलग जगहों पर सबसे ज्यादा जश्न से मनाए जाते हैं, लेकिन पैन इंडिया अगर आप देखिए तो दिवाली को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। और ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम 14 सालों का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी लौटे थे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके मायने है क्या। अगर आप देखें, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान राम की जो कथाएं हैं सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये कथा दुनिया के 22 से ज्यादा देशों में रामायण की 100, 200 या 500 नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा कथाएं मौजूद हैं। थाईलैंड में इसे रामाख्यन कहते हैं, कंबोडिया में रीमकेर, इंडोनेशिया में ककावन रामायण, लाओस में फ्रालक फ्रालाम, म्यांमार में यमा जातदाव, श्रीलंका, फिलीपींस, नेपाल और चाइना में इसके अलग अलग संस्करण मिलते हैं। और इसी वजह से इन देशों में दिवाली के त्योहार को प्रासंगिक रूप से अपनाया जाता है, मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिवाली का त्योहार सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस त्योहार को एक संदेश के रूप में अपना रही है। और वो संदेश यह है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत निश्चित होती है और बुराई कभी भी अच्छाई को हरा नहीं सकती। दिवाली के त्योहार में छिपे इसी संदेश ने दुनिया को साथ जोड़ने की कोशिश की है। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सऊदी अरब हो, यूएई, सऊदी अरब हो, यूएई हो, मुस्लिम देशों से लेकर पश्चिमी देशों में जब दिवाली का त्योहार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया। तो देखा आपने दिवाली की धूम जैसे हर देश में, और वहां पर जितने भी इंडियंस मौजूद रहते हैं वो सब इस पारंपरिक तरीके से इसे मनाते हैं कि वहां के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह होता है ये समझने के लिए कि दिवाली के उत्सव को कैसे मनाया जा रहा है। बड़ी स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि आज के दौर में दिवाली का त्योहार कितना बदल चुका है और इसमें सोशल मीडिया की भूमिका कितनी बड़ी हो गई है। तो ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। दिवाली पर जूम इन कीजिए भाई, इधर 1 करोड़ से ज्यादा रील्स बनाई गई हैं। 1 CR, 1 करोड़। साल 2000 में पहले जब सोशल मीडिया नहीं आया था
तब दिवाली के त्योहार का अनुभव बिल्कुल एक अलग अंदाज में होता था। लोग अपने शहर गांव में दिवाली की पूजन के बाद पटाखे फोड़कर जश्न मनाते थे और एक दूसरे के घर जाकर गिफ्ट देते थे, दिवाली की शुभकामनाएं देते थे, बैठकर बातें करते थे। पर आजकल रील्स पर बड़ा जोर है। अब सोशल मीडिया पर भी दिवाली का जश्न मनाया जाता है और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार दिवाली के मौके पर सबसे ज्यादा रील्स भगवान श्री राम को लेकर बनाई गई है। हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये जानकारी हमने इंस्टाग्राम के हैशटैग रिजल्ट से ली है और इसके मुताबिक भगवान राम से जुड़े गीतों पर सबसे ज्यादा रील्स बनाई गई है। ये देखिए, तो ये वाला जो है पहला देखिए, इसमें भी राम जन्मभूमि से लेकर ये लाइक बटन आप देखिए 952,000, मतलब लगभग 1 मिलियन तो इस पे लाइक्स आ गई हैं। अब देखिए, और ये योगी के नाम से किसी ने रखा है। अब ये अगला आइए, जहां पर आप राम आएंगे लिखा हुआ भी देख रहे हैं। भाई जूम इन करके दिखा दीजिए। तो इन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें अपने आप को अलग ही रूप में दिखा रही हैं, एकदम दिया बाती जलाते हुए राम आएंगे लिखा हुआ है। और इनको लाइक्स कितनी मिली है? 1035। तो 135,000, माफ कीजिएगा, 135,000। इनको 612,000 जो शगुन सिंह ऑफिशियल है। ये राम आएंगे हैशटैग है और ये इसके बाद बढ़ ही रहे हैं। हमने जो तस्वीरें ली है शाम की है, उसके बाद भी ये बढ़ ही रहे हैं। ये सब में राम आएंगे हैशटैग डाला गया है, हैशटैग राम आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। और ये भी अगर आप देखिए तो 265,000 है, ये भी राम आएंगे और उसके बाद से नमस्ते, हैप्पी दिवाली, और इन्होंने तो बाकायदा फोटो वगैरह डाल दी है। तो राम आएंगे। दूसरे नंबर पर ऐसी रील्स ज्यादा जो बनाई गई है उनमें लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। अब सोचिए, दिल्ली जैसी जगह में इतने सालों के बाद मौका लिखा है, दियों की जगमगाहट लोग दिखा रहे हैं, पटाखे दिखा रहे हैं, अपने परिवार की तस्वीरें डाल रहे हैं और इसमें हैशटैग दिवाली वाइब्स पर 35 लाख से ज्यादा पोस्ट हुए हैं। 35 लाख पोस्ट, ये देखिए, ये सारे इनमें है जो 37 लाख, माफ कीजिएगा, 37 लाख पोस्ट हैं और ये 37 लाख पोस्ट में हैशटैग दिवाली वाइब्स है। ये वाला जो हैशटैग है, ये वाला रहा है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर ये है। अब आइए आपको दिखाते हैं तीसरे नंबर पर 36 लाख लोगों ने हैशटैग दिवाली डेकोर और हैशटैग दिवाली डेकोरेशन के साथ अपने घर की सजावट पर रील्स बनाई है। मतलब आजकल अल्पना बनाने का वीडियो, आपको जो छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं वो आपको दिवाली कैसे जलाई जाए, दिए कैसे जलाए जाए, पूजा की विधि क्या है, तो इन सब पर तीसरे नंबर पर 36 लाख पोस्ट इस पे किए गए हैं और इसमें दिवाली डेकोर का हैशटैग है। तो कुल मिलाकर लोग क्या, और चौथे नंबर पर आइए जहां पर लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें इस बार की दिवाली पर अपने दफ्तर से क्या गिफ्ट्स मिले हैं और इनमें बहुत सारे लोग अपनी कंपनियों का मजाक उड़ा रहे हैं और उन पर तंज कस रहे हैं। आप भी देखिए, तो ये तो हल्की फुल्की बात हो गई, लोग अपना अपना डाल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक सांस्कृतिक नाटक लिखा था। हम आपको दरअसल ये बता रहे हैं कि दिवाली में ये त्योहारों का चलन कैसे हो गया। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन ने नागानंद नाम का एक सांस्कृतिक नाटक लिखा था जिसमें दिवाली के त्योहार पर एक दूसरे को अभिवादन में उपहार देने का उल्लेख किया गया था। और कुछ पुस्तकों में यह भी बताया गया था कि आज से कई सदियों पहले जब सभी लोग कृषि और खेती पर निर्भर हुआ करते थे, तब गांवों में दिवाली के मौके पर लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा एक दूसरे को लेकर दिवाली का त्योहार मनाते थे। और इन उपहारों का मतलब अपनी समृद्धि को एक दूसरे के साथ बांटना होता था। लेकिन सोचिए, आजकल जब लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं तो क्या उनका मकसद भी यही होता है? खैर, इस साल सोशल मीडिया पर सिर्फ जो हमको बताना चाह रहे थे, सिर्फ सोशल मीडिया पर दफ्तर से मिलने वाले दिवाली गिफ्ट्स की चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस साल उस मिठाई पर भी खूब मीम बनी है जो हर साल ट्रोलर्स का निशाना बनती है। देखिए, ये सोन पापड़ी का मजाक अच्छी बात नहीं है। कई इलाके हैं भारत के जहां पर सोन पापड़ी सबसे खास मिठाई है भाई उनकी, लेकिन इस मिठाई का नाम सोन पापड़ी, और ये वो मिठाई जिसका हमारे देश में हर साल दिवाली के मौके पर कई लोग खूब मजाक बनाते हैं। आज भी हमारे देश में अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे में सोन पापड़ी दे या कोई व्यक्ति आपके घर पर सोन पापड़ी लेकर आए तो उस व्यक्ति को कम करके आंका जाता है। सोन पापड़ी की इतनी ट्रोलिंग हुई सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये मिठाई सस्ती है और ये बाकी मिठाइयों के मुकाबले रूम टेम्परेचर में आसानी से 45 से 6 महीने तक रखी जा सकती है और ये मिठाई ख़राब नहीं होती, जिसके कारण कई बार लोग इसे एक रिश्तेदार से लेकर दूसरे रिश्तेदार को भी दे देते हैं। मतलब इधर से लिया, अगले को बढ़ा दिया। लेकिन इसी वजह से सोन पापड़ी का मजाक बनाया जाता है, जबकि एक बड़ा तथ्य ये है कि भारत में बनी ऐसी मिठाई है जिसमें मिलावट बहुत कम होती है। अब इस पर ध्यान दिया था आपने? भारत में हर साल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सोन पापड़ी खरीदी जाती है,
लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ कीमत की वजह से इस बात को नहीं समझते और इस बार भी सोन पापड़ी की खूब ट्रोलिंग। अब आपको ये बताते हैं कि भारत के लोगों ने दिवाली पर खरीदारी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है और ये किस तरह से उन लोगों के लिए उनकी सेहत को हानिकारक हो जा सकता है जो भारत को डेड इकोनॉमी समझते हैं। उनके लिए एक डिस्क्लेमर है वो कि ये सारे आंकड़े उन्हें परेशान कर सकते हैं, इसलिए वो इन्हें ध्यान से देखें। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये आंकड़े दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश में लोग समझें कि जो स्थिति है वो किस तरफ इशारा कर रही है और पूरी ताकत इस देश को इसी तरफ झोंकनी होगी भाई। अगर हर दिन आप देखिए कि 1,80,000 करोड़ खर्च किया है भारत में। सबसे पहले तो ऊपर जाइए, जब जहां लिखा है कि दिवाली पर बम्पर कारोबार, त्योहारी सीजन में कितना खर्च हुआ, लोगों ने कितनी खरीदारी की, हम जो अनुमान आपको बता रहे थे उससे भी आगे मामला पहुंच गया है। 5,40,000 करोड़, 5,40,000 करोड़ ये खर्च किया है लोगों ने त्योहारी सीजन में। हर दिन लगभग 1.25 लाख करोड़, हर घंटे 7,500 करोड़, हर मिनट 125 करोड़। उसके बाद आ जाइए हर मिनट पर, हर सेकंड पर 2 करोड़। ये देखिए, ये 2 करोड़ रुपए खर्च किया और ये अनुमान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खर्च पाकिस्तान के पूरे 1 साल के बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का सालाना बजट कितना है? 5,30,000 करोड़ रुपए, जबकि भारत के लोगों ने सिर्फ दिवाली के त्योहार पर खर्च कर दिया 5,40,000 करोड़। और यह पैसा दुनिया के 86 देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। इनमें तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, कैमरून, कंबोडिया, नेपाल जैसे देश प्रमुख हैं, जिनकी जीडीपी 5 लाख करोड़ रुपए से कम है। जबकि इस बार सिर्फ दिवाली पर भारत के लोगों ने 5,40,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली है। देखिए भारत के लोगों की खरीदारी दिवाली पर। और इधर आ जाइए, पाकिस्तान का कुल बजट कितना है? 5,30,000 करोड़। और भारत के लोगों ने मेड इन इंडिया स्वदेशी सामान भी पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा खरीदे हैं। इसके अलावा इस वक्त जब पूरी दुनिया में सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तब अनुमान है कि धनतेरस और दिवाली पर भारत के लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना चांदी खरीद लिया है। 50,000 करोड़ रुपए का आम लोग खरीदारी कर रहे हैं। बाकी किस सामान पर कितने प्रतिशत पैसा खर्च हुआ आप यहां पर देख सकते हैं। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। 3 बातें जो पता चलती है। सबसे पहले अगर आप देखिए तो कौन सा परसेंटेज सबसे ज्यादा है जिस पर लोगों ने खर्च किया है? अन्य सामान पर 19% है। सबसे इधर नीचे में आ जाइए, अन्य सामान पर 19%, मतलब जिसमें ग्रोसरी, सोना, इलेक्ट्रिक, टिकाऊ सामान, गिफ्ट आइटम, रेडीमेड कपड़े, मिठाइयाँ, नमकीन, फर्नीचर, बेकरी, ये सब नहीं था। पूजा का सामान, उस पर सबसे ज्यादा। इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ क्या है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोसरी और एफएमसीजी पर, यानी खूब खाना पकाना, एक दूसरे के घर जाना, मिलना, रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचना खूब हुआ है। 12% खर्च ग्रोसरी पर, यानी रोजमर्रा के सामान पर। सोना और आभूषण 10% दूसरे नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स 8%, टिकाऊ सामान 7%, गिफ्ट आइटम 7%, रेडीमेड कपड़े 7%, मिठाइयाँ, नमकीन 5%। मतलब 5% तो हम लोग मिठाइयों पर उड़ा देते हैं इस देश में। सजावट का सामान 5%, फर्नीचर 5%, 4% कपड़े, फैब्रिक, बेकरी उत्पाद 3%, पूजा का सामान 3%, फल, ड्राई फ्रूट्स 3%, जूते 2% और अन्य सामान। और आपको सोर्स भी बता देते हैं, CAIT हमारा इसका सोर्स है पूरे इंफॉर्मेशन का। कुछ बातें इससे पता चलती है। पहली बात, जो लोग भारत को अब भी डेड इकोनॉमी मानते हैं वो गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये चिट्ठी मैं लेकर आई हूँ। ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसमें उन्होंने बताया है कि भारत बहुत जल्द दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं इस चिट्ठी की एक कॉपी अपने साथ लेकर आई हूं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा है वो आपको मैं पढ़कर बताना चाहती हूं। देश के नाम प्रधानमंत्री का ये मोदी की इस चिट्ठी को उनका एक खास संदेश माना जाएगा, जिसमें उन्होंने धार्मिक भावना से लेकर राष्ट्रीय गर्व, विकास, तीनों का साथ जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल की तरह इस बार की दिवाली भी भारतीय जवानों के साथ मनाई। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने लिखा है, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमेशा मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की सीख देते हैं। इसका जीवन उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाया। तो पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की बात की।
अनेक संकट से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता, संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। स्वदेशी अपनाएं, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये पिच जनता के सामने रखा है। अब आप देखिए जो देशभक्ति के तराने देखने को मिले हैं, क्योंकि नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से आई इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जवानों के साथ दिवाली भी मना रहे हैं और देशभक्ति के तराने भी गा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि वो कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने भारतीय जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए आईएनएस विक्रांत को तब चुना जब आईएनएस विक्रांत का खौफ पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय नौसेना ने बताया था कि युद्ध के दौरान आईएनएस विक्रांत की नजर कराची पर थी और सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि आईएनएस विक्रांत की हलचल से पाकिस्तानी युद्धपोत पीठ दिखाकर भाग गए थे। और जब शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर आईएनएस विक्रांत की चर्चा जरूर कर रहे होंगे। वैसे आज भारत के हर व्यक्ति को आईएनएस विक्रांत के बारे में ये 5 बातें जरूर पता होनी चाहिए। जैसे ही भारत का पहला मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी युद्धपोत है। इसका नाम उस युद्धपोत से प्रेरित है जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसमें विक्रांत शब्द का अर्थ होता है साहसी या विजयी, और यह नाम भारतीय नौसेना की वीरता, संकल्प, आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। तीसरी बात, भारतीय नौसेना इस युद्धपोत को एक चलता फिरता शहर बताती है। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 2 फुटबॉल मैदानों के जितनी है, ऊंचाई 18 मंजिल की एक बिल्डिंग के बराबर। इसके अलावा इसमें लगभग 1600 नौसैनिक रहते हैं। इसी में एक 16 बेड वाला अस्पताल है, 2400 कमरे और कंपार्टमेंट्स हैं और लगभग 250 टैंकर ईंधन की क्षमता भी इसमें मौजूद है। इसकी आखिरी खासियत यह है कि इसके हैंगर स्पेस में जहां विमान रखे जाते हैं वो 2 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल जितना बड़ा है और 30 लड़ाकू विमानों को एक बार में यहां पार्क किया जा सकता है। देखिए, अब उस आरोप पर आते हैं जो बीजेपी गांधी परिवार पर लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना के युद्धपोत का इस्तेमाल देश के हर परिवार की रक्षा के लिए कर रहे हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए किया था और उन्होंने भारतीय युद्धपोत को अपनी प्राइवेट टैक्सी बना लिया था। असल में ये एक ऐसा विवाद है जिस पर पिछले 3 दशक से राजनीति हो रही है और आज मैं अपने साथ कुछ दस्तावेज भी लेकर आई हूं। इनमें उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स शामिल हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, हालांकि सबसे पहले जूम इन करके ये दिखा दीजिए क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस का भी हम आर्टिकल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। ये उसी साल जनवरी 1988 का ये जो हिंदी का मैगजीन है, इंग्लिश का इंडिया टुडे मैगजीन है, उसमें छपी हुई खबर है। पढ़ के बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आरोप लगाए गए थे, मतलब इसमें क्या क्या रिपोर्ट की गई थी बातें। एट द ब्लू लगून अंग्रेजी के संस्करण में था 1988 के इंडिया टुडे मैगजीन में, और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हिंदी के संस्करण में भी आपको नाम दिखा देती हूं, सिर्फ अभी बाद में बताएंगे। निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव, दिखाइए इधर, निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव। ये इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण का आर्टिकल था, ये उसी जनवरी 1988 का आर्टिकल है। अब हम शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि तमाम जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस की ही खबर को, इंडियन एक्सप्रेस के अखबार की ही खबर को कोट किया था। तो ये वो आर्टिकल है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में 16 दिसंबर 1987 से 24 जनवरी 1988 के बीच कई लेख लिखे और इनमें प्रमुखता से यही बात बताई गई। ये देखिए, द हॉलिडे दैट वॉज, यहां पर दिखा दीजिए, द हॉलिडे दैट वॉज। यहां पर प्रमुखता से यही बात बताई गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए आईएनएस विराट से लक्षद्वीप के एक टापू पर पहुंच गए थे। इन्हीं रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने साल 1987 में
नए साल की छुट्टियां अंडमान में मनाई थी और इस दौरान सोनिया गांधी के परिवार के लोग इटली से भी वहां पर आए थे। ये है तमाम आर्टिकल्स जो हम आपको अब दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने सारे आर्टिकल्स का एक कोलाज भी आपके लिए बनाकर रखा है, जिससे आप समझ जाएंगे अलग अलग आर्टिकल्स जो उस वक्त लिखे गए थे। और ये सब अभी भी डिजिटली मौजूद हैं, आप खुद इनको जानकर जाकर चेक कर सकते हैं। ये उस वक्त का कवर पेज है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें ये खबर छपी थी। हम आपको इंडिया टुडे की भी खबर दिखाएंगे इन सभी जगहों पर, लेकिन ज़्यादातर खबरों ने चूंकि इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर को कोट किया है, इसीलिए हमारी नज़र में ऐसा ज़रूरी माना गया कि हम आपको ये आर्टिकल दिखाएं, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर लोगों ने कोट करके ये पूरा आर्टिकल लिखा था। तो देखिए आरोप क्या क्या हैं और क्या क्या बातें इन आर्टिकल्स में लिखी गई हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने साल 1987 में नए साल की छुट्टियां अंडमान में मनाई थी और इस दौरान, जैसा हमने आपको बताया, इटली से सोनिया गांधी के परिवार के लोग भी आए थे। लेकिन 1988 में नए साल की छुट्टियां उन्होंने लक्षद्वीप में मनाई और उनकी छुट्टियों के लिए कई सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस के कई नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी और इस दौरान गांधी परिवार को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खाना, पानी, जनरेटर, अन्य सुविधाओं को भी एयरलिफ्ट किया गया था। एयरलिफ्ट का मतलब यह हुआ कि ये सारा सामान जहाज से लक्षद्वीप के बंगारम टापू पर लाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने ही 1987-88 में यह भी लिखा था कि इन छुट्टियों के बारे में लिखा था कि लक्षद्वीप के जो बंगारम टापू है उसको इसलिए चुना गया क्योंकि ये लक्षद्वीप का इकलौता ऐसा द्वीप था जहां शराब के इस्तेमाल की अनुमति थी। ये बाकायदा इस आर्टिकल में लिखा गया है और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि गांधी परिवार और उनके रिश्तेदारों के लिए आईएनएस विक्रांत के साथ साथ आईएनएस विंध्यागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस मागर और स्थानीय नौकाओं का भी इस्तेमाल हुआ था। आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विंध्यागिरी समेत कई नौकाओं का इस्तेमाल हुआ, जैसा कि आप लिखा हुआ स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन छुट्टियों में गांधी परिवार के वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए थे, जिनमें मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनका परिवार शामिल था, जबकि 8 विदेशी मेहमानों ने भी इसमें शिरकत की थी। इंडिया टुडे की तरफ से अनीता प्रताप ने, जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। ये तो अंग्रेजी वाला है जिसमें आपको कलर्ड पिक्चर्स सारे दिख रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर जिसमें आपको राजीव गांधी जाते हुए दिख रहे हैं एट द ब्लू लगून, और ये पूरा आर्टिकल है। अब आपको दिखाते हैं हिंदी वाला संस्करण, जिसमें अनीता प्रताप लिख रही हैं, निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव। इंडिया टुडे की तरफ से अनीता प्रताप ने भी 31 जनवरी 1988 के एक अंक में अपनी रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का जिक्र किया था। इस लेख का शीर्षक था निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव। सबसे पहले इसमें यह लिखा है कि जब सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए रवाना हुए, तो भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति की चर्चा उन्होंने नहीं की, तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात की और लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी लक्षद्वीप में लंबी छुट्टियों पर रवाना हो गए। इसी में यह लिखा है कि इन छुट्टियों का इरादा था अपने आलोचकों और फाइलों की टेंशन से कुछ वक्त के लिए दूर रहना, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना। निर्जन टापू पर निश्चिंत पड़ाव। दूसरे पेज पर यह भी लिखा है कि राजीव गांधी ने छुट्टियां मनाने के लिए, ये हमने आपके लिए वो भी किया है, हाईलाइट भी किया है, छुट्टियां मनाने के लिए लक्षद्वीप के इस टापू को इसलिए चुना क्योंकि यहां शराब पर प्रतिबंध नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन छुट्टियों से मीडिया को दूर रखने के लिए सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग हुआ। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। यहां पर लिखा है कि विदेशियों की जाने की छूट थी इस टापू पर और जहां नशाबंदी नहीं है। ये साफ मैं आपको वर्बैटिम यहां से पढ़ के बता रही हूं। ये आर्टिकल है 1988 का, इंडिया टुडे का आर्टिकल। अनीता प्रताप। दिल्ली से ही अलग अलग तरह की शराब लक्षद्वीप मंगाई गई और ताजा मछली और पपीते के अलावा केले, अमरूद, मक्खन, कोचिन से चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स के 40 क्रेट, 300 बॉटल मिनरल वाटर भी एयरलिफ्ट करके यहां पर लाया गया था। वीवीआईपी मेहमानों की सूची को भी छिपाया गया, लेकिन इंडिया टुडे के लिए अनीता प्रताप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 4 दोस्त, सोनिया गांधी की बहन, उनके जीजा, उनकी बेटी सोनिया गांधी की मां, उनके भाई और मामा भी इस वक्त पर शामिल हुए। इसके अलावा इन छुट्टियों पर बच्चन परिवार को भी बुलाया गया था और उसकी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आईएनएस विराट का इस्तेमाल राजीव गांधी के परिवार की सवारी के तौर पर हुआ और यह युद्धपोत पूरे 10 दिन तक अरब सागर में ही घूमता रहा। ये वाला वो पन्ना है जिसमें आपको अमिताभ बच्चन की तस्वीर भी दिख रही है और इसी में ये जो हाईलाइटेड पार्ट आप देख रहे हैं इस तरफ, ये और यहाँ पर ये, इन दोनों जगह पर लिखा है राजीव गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ एक हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे। जो पूरा घटनाक्रम इसमें लिखा हुआ है वो अब हम आपको पढ़कर बताना चाहते हैं कि 6 जनवरी को जब ये छुट्टियां खत्म हुई तब सबसे आखिर में अमिताभ बच्चन का परिवार वहां से निकला था, जबकि राजीव गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ एक हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे। और सबसे आखिर में इनमें यह लिखा है कि 6 जनवरी को लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप पर राजीव गांधी की एक जनसभा हुई जिसमें उन्होंने लोगों से कहा था कि यहां उनकी बहुत शानदार छुट्टियां बीती। और ये सारी बातें हम वही बता रहे हैं जो उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में लिखी गई हैं, उसके प्रमाण हमारे पास हैं और उन पेजेस को आपके सामने रखते हुए ही हम वर्बैटिम जो सोर्स है उसका नाम लेकर आपके सामने कोट कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में भारतीय नौसेना ने यह भी कहा था कि कभी भी नौसेना का कोई युद्धपोत पूर्व प्रधानमंत्री की निजी छुट्टियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि आईएनएस विराट के कैप्टन रहे पूर्व वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा ने भी कहा था कि यह दावा गलत है कि राजीव गांधी ने साल 1987 के अंत में लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाई थी। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और तथ्यों के आधार पर इस मुद्दे को लेकर विवाद होता है और आज भी इस पर खूब राजनीति हो रही है और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में। इनमें पहला वीडियो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। भीषण आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 25 से ज्यादा गाड़ियां लगानी पड़ी थी। देखिए, ये आग बालागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी। इस केमिकल फैक्ट्री में जो सामान था वो काफी ज्वलनशील था, जिससे आग तेजी से बढ़ती गई। इस केमिकल फैक्ट्री में तेज आग की वजह से कई धमाके भी सुने गए। शुरुआत में 2, फिर 6, फिर 10 से 15 और आखिर में करीब 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगानी पड़ी। भयानक आग और धुएं की वजह से केमिकल फैक्ट्री के आसपास के इलाके में धुएं और धुंध की मोटी चादर छा गई। हालांकि इस फैक्ट्री और आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरा वीडियो लखनऊ का है, जहां एक व्यक्ति ने चलती कार से पटाखे दागकर आम लोगों को डरा दिया। चलती कार की छत से पटाखे दागे जाने का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां एक व्यक्ति कार की छत से अंधाधुंध पटाखे दाग रहा है। दोनों तरफ सड़क पर वाहन दौड़ रहे हैं और कार में सवार ये लोग दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह की आतिशबाजी से आग लग सकती थी या कोई व्यक्ति झुलस सकता था। यहां तक कि पटाखों की चिंगारी की वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता था। तीसरा वीडियो जबलपुर रेलवे स्टेशन से आया है, जहां एक दुकानदार ने लूट और लालच की सारी हदें पार कर दी। समोसे के पेमेंट के लिए एक यात्री को कॉलर से पकड़ लिया, उसकी घड़ी उतरवा ली, जबकि उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल चुकी। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन का है। एक यात्री प्लेटफॉर्म पर समोसा लेने के लिए उतरा, लेकिन उसका यूपीआई पेमेंट फेल हो गया। इस दौरान ट्रेन चलने लगी तो उसने पेमेंट ना हो पाने की वजह से समोसा लौटा दिया, लेकिन इस बात से वेंडर नाराज हो गया और उसने यात्री का कॉलर पकड़ लिया ताकि वो ट्रेन ना पकड़ पाए, जबकि उस यात्री ने समोसा लिया भी नहीं था। वेंडर कहने लगा कि यात्री ने उसका टाइम खराब क्यों किया। विवाद बढ़ता देख और ट्रेन छूटती देख यात्री ने घबराहट में अपनी घड़ी उतारकर वेंडर को दे दी ताकि वो ट्रेन पकड़ सके, और इस घड़ी के बदले वेंडर ने उसे कुछ समोसे थमा दिए। वीडियो वायरल होने के बाद डीआरएम जबलपुर ने जांच के आदेश दिए और आरपीएफ ने वेंडर की पहचान करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही आरोपी वेंडर का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश भी दिया गया है। और अब आपको पुलिस के सामने लूट की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक परंपरा के तहत प्रसाद को लूटा जाता है और इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रहती है। वास्तव में ये लूट अपराध नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और परंपरा है, और इस लूट में किसी को चोट ना लगे इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन करता है। गुजरात के खेड़ा जिले में प्रसिद्ध डाकोर तीर्थ स्थल पर यह परंपरा निभाई जाती है, जहां भगवान रणछोड़ रायजी को चढ़ाए गए अन्नकूट की लूट की जाती है। ये धार्मिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। दिवाली के बाद
भगवान रणछोड़ राय जी को विशेष अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और इसे बाद में भक्तों द्वारा लूटा जाता है। इस परंपरा के लिए मंदिर के आसपास के करीब 80 गांवों को आमंत्रित किया जाता है। इस बार अन्नकूट में लगभग 3000 किलो महाप्रसाद तैयार किया गया और भोग लगाने के बाद जैसे ही पट खोले गए, भक्त जय रणछोड़ के जयकारे लगाते हुए दौड़ पड़े और 10 मिनट में ही महाप्रसाद भक्तों ने ले लिया। बाद में इस महाप्रसाद को बाकी लोगों के साथ बांटा जाता है और हर घर तक पहुंचाया जाता है। और कल देश भर में अलग अलग वजहों से आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं। दिल्ली से मुंबई तक कुछ इमारतें, फैक्ट्रियों में आग लगने की खबर है, ये देखिए। जब देश में दिवाली मनाई जा रही थी तो दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में आग बुझाने की जद्दोजहद चल रही थी। आग ने जूते की इस 4 मंजिला फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली के पास गुरुग्राम। और अब आइए आपको उन पुलिस वालों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आप होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार पूरी सुरक्षा बिना डर के मना पाते हैं, लेकिन फिर भी समाज उन्हें वो सम्मान नहीं देता जिसके वो हकदार हैं। अक्सर पुलिसकर्मियों के बलिदान और योगदान को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस को लेकर हमारे समाज में एक नकारात्मक छवि बनाई गई, जबकि वो लोग हैं जो समाज में रहकर समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए अपनी खुशी, अपनी छुट्टी, अपना त्योहार, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे सब भूल जाते हैं। आप जब घर में दिवाली मना रहे होते हैं, ये सड़कों पर होते हैं या थाने में मौजूद होते हैं। आप जब होली खेल रहे होते हैं, तब ये यूनिफॉर्म में बच रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी बचे रहें, कोई भी हुड़दंगई ना हो। आप जब कोई भी जश्न मना रहे होते हैं, कोई भी त्योहार मना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जब बड़ा कोई इवेंट होता है तो ये लोग कई घंटों तक नौकरी करते हैं। आज देश पुलिस स्मृति दिवस मना रहा है, तब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुलिसकर्मी किन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में लगता है पुलिस वाले इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। वो दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, बारिश में जूझते हैं। हमें जब हम धूल, धूप, प्रदूषण महसूस होता है हमें घर के अंदर भी, तब वो ड्यूटी पर खड़े होते हैं। जब आप घर के अंदर अपना AQI जांच रहे होते हैं, उसको अच्छा कर रहे होते हैं, तो वो ट्रैफिक के चौराहे पर खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा होता है। उनके ना तो काम के घंटे तय हैं, ना उनकी छुट्टियां तय होती हैं, बस लगे रहिए। सोचिए, एक कर्मचारी के न्यूनतम मानवीय अधिकार है, ये भी उन्हें हासिल नहीं है, लेकिन ये उनके सीनियर अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कई बार जब छुट्टी मिल भी जाती है तो ये जरूर कहा जाता है कि ध्यान रखना, कभी भी बुलाया जा सकता है। वो दिवाली पर भी ड्यूटी निभाते हैं, उनके बाल बच्चे भी इंतजार करते हैं, उन्हें भी लगता है कि पापा शायद इस बार घर पर आएंगे दिवाली पर, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। होली पर ड्यूटी करते हैं, ईद जैसा कि हमने आपको कहा। समाज इन सब बातों को भूलकर पुलिस वालों के लिए कई अपमानजनक भद्दे मुहावरे याद रखता है। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहती हूं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि पुलिस के योगदान को कम करके मत आंकिए। ब्रिटेन में पुलिस वाले हफ्ते में कितने काम करते हैं? 40 घंटे। ये ब्रिटेन की बात है जहां पर 40 आवर्स, एक पूरे सप्ताह में 40 घंटे। उन्हें हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी मिलती है। अमेरिका, पुलिस वाले हफ्ते में 40 घंटे ही ड्यूटी करते हैं और उन्हें भी 2 दिन की छुट्टी मिलती है। कनाडा, पुलिस वालों की शिफ्ट दिन में 10 घंटे, रात में 8.5 घंटे होती है। लंबी ड्यूटी के बाद उन्हें रेस्ट डे मिलता है और पुलिस स्टेशन 3 शिफ्ट में चलते हैं। और अब आप इसकी तुलना भारत से करिए, जहां ना काम के घंटे तय, ना छुट्टियां तय। काम अगर आप देखिए तो कब ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है नहीं जानते। इस काम के बदले उनका वेतन कहीं भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसी स्थिति में भी वो मानसिक तनाव, बिना आराम, सड़कों पर प्रदूषण, तमाम गर्मी, सब तनाव झेलते हुए ड्यूटी करते हैं। लोग अक्सर उनकी फिटनेस पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्या उन्हें खुद की देखभाल के लिए समय मिल पाता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% से भी ज्यादा पुलिस स्टाफ को छुट्टी के दिन काम पर बुला लिया जाता है। अब इतनी मेहनत काम के बाद आप खुद से पूछिए कि हमारा समाज पुलिस वालों को लेकर क्या सोच रखता है और उनकी मेहनत के लिए कितना सम्मान करता है। वो जो सड़क पर चौराहे पर आपको ट्रैफिक वाला दिखता है, उसको लेकर आपकी सोच क्या है? एक सर्वे के मुताबिक 25% से भी कम भारतीय पुलिस पर भरोसा करते हैं। भारतीय
आज देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस के 30% पद खाली हैं। पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 28 लाख है, जबकि 19 लाख पुलिसकर्मी ही काम कर रहे हैं। साल 1947 से अब तक 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। कोरोना काल में भी जब पूरा देश घरों में था, तब पुलिसकर्मी सड़कों पर थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मियों को उनके बलिदान के अनुरूप सम्मान नहीं मिलता। फिल्मों में पुलिस को अक्सर दिखाया जाता है भ्रष्ट, आलसी, बेईमान। हालांकि हाल की फिल्मों में आपने देखा होगा, सूर्यवंशम हो, दबंग हो, कुछ फिल्मों के जरिए जो पुराने तरीके अपनाए जाते थे पुलिस वालों के खिलाफ, उसको बदलने की कोशिश है। लेकिन पहले ज्यादातर फिल्में यही बताती थी कि पुलिस कभी घटनास्थल पर नहीं आती, जब हत्या हो जाती है उसके साए साए करते हुए पहुंचती है, पुलिस रिश्वतखोर है, विलेन है। कई फिल्मों में उनके उलट अपराधियों, डाकुओं, अंडरवर्ल्ड डॉन के हीरो की तरह उनको पेश किया जाता है। और यही कारण है कि आम जनता के मन में पुलिस की एक नकारात्मक छवि बनती है। आज हम यही कहेंगे कि पुलिस किसी तंत्र का ठंडा पहिया नहीं है, वो आम नागरिक की पहली ढाल है। लेकिन ये ढाल खुद हर दिन झुलसती है, टूटती है, फिर भी मजबूत से खड़ी रहती है। हर दिन मुश्किलों का सामना करते हुए अगले दिन फिर उसी जगह, उसी चौराहे पर, उसी बीट स्टाफ को आप देखेंगे सड़क पर निकलकर घूमता हुआ। पुलिस स्मृति दिवस सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि हमारे सामूहिक कर्ज की याद है उस खाकी वर्दी पर जो रोज हमारे लिए खतरे उठाते हैं, और इसी के साथ उन परिवारों के लिए जो त्योहारों पर संयम के साथ इंतजार करते हैं और उनका इंतजार ही रह जाता है। ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है, इसलिए अपनी बात और जज्बात संभल कर बयां करें। नमस्कार।